स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम आदिकालीन हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी कितनी तैयारी है, इसका अनुमान भी आप लगा सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की प्रारंभिक सीमा कब से मानी जाती है? ए ऑप्शन है 893 ईस्वी, बी ऑप्शन 993 ईस्वी, सी ऑप्शन 1093 ईस्वी और डी ऑप्शन 1300 ईस्वी। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 993 ईस्वी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा मानी है। प्रश्न नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की अंतिम सीमा कितनी मानी जाती है? ए ऑप्शन 1400 ईस्वी, बी ऑप्शन 1387 ईस्वी, सी ऑप्शन 1318 ईस्वी, डी ऑप्शन 1343 ईस्वी। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1318 ईस्वी। प्रश्न नंबर 3, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट नाम किसने दिया? ए ऑप्शन आचार्य हेमचंद्र, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन, डी ऑप्शन भोला शंकर व्यास। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट नाम दिया है। प्रश्न नंबर 4, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? ए ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन, सी ऑप्शन उपर्युक्त दोनों, डी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी एवं राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है। प्रश्न नंबर 5, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास को कितने खंडों में प्रकाशित किया है? ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 18। हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास को 16 खंडों में प्रकाशित किया है नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। प्रश्न नंबर 6, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ए ऑप्शन टी.एस. इलियट, बी ऑप्शन जॉर्ज गिरियर्सन, सी ऑप्शन प्लेटो, डी ऑप्शन अरस्तु। तो इसमें जो हमारा ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, टी.एस. इलियट। ये हमारे पाश्चात्य विद्वान माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, आदिकाल को सर्वप्रथम किस विद्वान ने चारण काल की संज्ञा प्रदान की? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। आदिकाल को सर्वप्रथम किस विद्वान ने चारण काल की संज्ञा प्रदान की? चारण काल तो कई विद्वानों ने कहा, लेकिन सर्वप्रथम चारण काल किसने कहा, आपसे ये प्रश्न किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है जॉर्ज गिरियर्सन, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सी ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो ए ऑप्शन है जॉर्ज गिरियर्सन, इन्होंने ही आदिकाल को सर्वप्रथम चारण काल की संज्ञा प्रदान की है। प्रश्न नंबर 8, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना देसी भाषा में रचित नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को जो वीर गाथा काल की संज्ञा दी है वह 12 रचनाओं के आधार पर दी है, जिसमें हमारी 8 रचनाएं देसी भाषा में लिखित हैं और 4 रचनाएं हमारी अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एक प्रश्न यहाँ से लिया है। ए ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन बीसल देव रासो, सी ऑप्शन विजयपाल रासो, डी ऑप्शन जयचंद प्रकाश। तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है और जो हमारी शेष तीनों रचनाएं हैं ये हमारी देसी भाषा में लिखी गई हैं। प्रश्न नंबर 9, कवि या कथाकार फूलों को देखकर इसलिए आनंद का अनुभव करता है कि उनसे फलों की आशा होती है। कथन किसका है?
ए ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद, सी ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद का यह प्रसिद्ध कथन माना जाता है। प्रश्न नंबर 10, गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है? ए ऑप्शन अपभ्रंश, बी ऑप्शन प्राकृत, सी ऑप्शन पाली, डी ऑप्शन पुरानी हिंदी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा प्राकृत। कमेंट करके बताइए, दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होता है? प्रश्न नंबर 11, प्रत्येक युग अपनी सामाजिक ऐतिहासिक स्थिति की अनुभूत आवश्यकता के अनुसार अपना साहित्य निर्माण किया करता है। यह कथन किस विद्वान का है? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। ए ऑप्शन बच्चन सिंह, बी ऑप्शन गजानन माधव मुक्तिबोध, सी ऑप्शन अयज्ञ, डी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध का ये प्रसिद्ध कथन माना जाता है। प्रश्न नंबर 12, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं। ए ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन डॉक्टर बच्चन सिंह, डी ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 13, अपभ्रंश नाम का सबसे पहले प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, बी ऑप्शन राजा धर्मपाल के शिलालेख में, सी ऑप्शन अशोक के शिलालेख में, डी ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। प्रश्न नंबर 14, पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। ए ऑप्शन शिव सिंह सेंगर, बी ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन, सी ऑप्शन मिश्र बंधु, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों ही विद्वान पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। प्रश्न नंबर 15, सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक आलोचक अपने अपने अनुसार हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग मानते हैं। लेकिन ये प्रश्न देखिए आप, सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अर्थात एक कवि ऐसा है जिसको हिंदी का प्रथम कवि सबकी सहमति से माना जाता है। ए ऑप्शन है स्वयंभू, बी ऑप्शन सरहपा, सी ऑप्शन चंद्रवरदाई, डी ऑप्शन मुंज। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। प्रश्न नंबर 16, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार में किस धर्म का वर्णन किया गया है? श्रावकाचार हमारी हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य देवसेन। इस रचना में किस धर्म का वर्णन किया गया है या पालन किया गया है आपको ये बताना है। ए ऑप्शन बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन जैन धर्म, सी ऑप्शन गृहस्थ धर्म और डी ऑप्शन वैष्णव धर्म। तो श्रावकाचार में गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17, आदिकाल को प्रारंभिक या उन्मेष काल नाम किसने दिया? ये क्वेश्चन सन 2018 एलटी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन धीरेन्द्र वर्मा, बी ऑप्शन मोहन अवस्थी, सी ऑप्शन गणपति चंद्रगुप्त, डी ऑप्शन श्याम सुंदर दास। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, गणपति चंद्रगुप्त। कमेंट करके बताइए मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? प्रश्न नंबर 18, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? ए ऑप्शन रमाशंकर शुक्ल रसाल, बी ऑप्शन कपिल कुल श्रेष्ठ, सी ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन।
तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आदिकाल को कपिकुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल की संज्ञा प्रदान की है। प्रश्न नंबर 19, आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा? ए ऑप्शन राम खेलावन पांडे, बी ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन रमाशंकर शुक्ल रसाल, डी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहा है। इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर आदिकाल की संज्ञा भी प्रदान की है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश साहित्य का समय माना जाता है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, बी ऑप्शन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, सी ऑप्शन 800 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, डी ऑप्शन 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश साहित्य का समय माना जाता है। प्रश्न नंबर 21, अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू को कौन सी उपाधि मिली थी? ए ऑप्शन अभिमान मेरु, बी ऑप्शन कविराज चक्रवर्ती, सी ऑप्शन छंदस चूड़ामणि और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू को कौन सी उपाधि मिली थी? ये हमारे अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि भी कहे जाते हैं। इनको 2 उपाधि मिली थी, कविराज चक्रवर्ती एवं छंदस चूड़ामणि। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, पुष्पदंत को कौन सी उपाधियां मिली थी? ए ऑप्शन काव्य रत्नाकर, बी ऑप्शन कवि कुल तिलक, सी ऑप्शन अभिमान मेरु, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी उपाधियां पुष्पदंत को मिली थी। प्रश्न नंबर 23, स्वयंभू द्वारा रचित पयुम चरियु प्रबंध काव्य का प्रथम शीर्षक है। स्वयंभू हमारे अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि भी कहे जाते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनको हिंदी का प्रथम कवि भी मानते हैं। ए ऑप्शन है विद्याधर, बी ऑप्शन कैमासवद, सी ऑप्शन लंकापुर, डी ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पयुम चरियु प्रबंध काव्य का जो प्रथम शीर्षक है वो है हमारा विद्याधर। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करके आप बताइए कि कैमासवद किस महाकाव्य का मुख्य शीर्षक माना जाता है। प्रश्न नंबर 24, अब्दुल रहमान के खंड काव्य संदेश रासक में कितने छंद हैं? ये बाय मिस्टेक छंदों लिखा गया है, ये छंद है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। ए ऑप्शन 225, बी ऑप्शन 224, सी ऑप्शन 223, डी ऑप्शन 221। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब्दुल रहमान के खंड काव्य संदेश रासक में 223 छंदों का वर्णन है और यह इसकी विधा क्या है? यह है खंड काव्य है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 25, राम सिंह द्वारा रचित पाहुड़ दोहा में किसकी निंदा की गई है? ए ऑप्शन इंद्रिय सुख, बी ऑप्शन सांसारिक सुख, सी ऑप्शन उपर्युक्त दोनों, डी ऑप्शन पारिवारिक सुख। तो ये राम सिंह की जो रचना है पाहुड़ दोहा, इसमें इंद्रिय सुख और सांसारिक सुख दोनों की निंदा की गई है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करके आप बताइए पाहुड़ दोहा का क्या अर्थ माना जाता है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो ये थे हमारे हिंदी आदिकालीन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।